इस दुनिया में जो लोग जी रहे हैं उनको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये एक ऐसा तख्ता है जो पशु के तल पर जी रहा है, खाना है, पीना है, इंद्रियों को भोगना है और जीवन समाप्त होगा। इनमें सोच नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए ये तबका पशु के तल पर जीता है। दूसरा तबका है वो इसी तरह जीता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी सोच है, सोच का बीज है। ये थोड़ा पशु के लेवल के ऊपर जीता है। बस इतनी है इसकी भागदौड़, अब इससे आगे वो नहीं बढ़ता, जिसे हम साधारणतः मिडिल क्लास के नाम से भी जान सकते हैं। यानी ये ना तो नीचे का हिस्सा है ना ऊपर का हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा है, इसलिए हम इसे मिडिल क्लास कहेंगे। तीसरा ऐसा तबका है जो बाहर के जगत में काफ़ी प्रगति कर चुका है, सक्सेसफुल है। उसने बाहर के जगत में सब कुछ पा लिया, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, सब कुछ है। ये जिसे हम एलाइट क्लास भी कहते हैं। बाहर के जगत में ये तो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन भीतर के जगत में ये खाली पड़ा है। भीतर उतना ही फ्रस्ट्रेशन है, उतनी ही नेगेटिव एनर्जी है, उतनी ही एंजाइटी है, उतना ही जलस है, भय और इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। चेतना पूरी तरह अशांत है। जितना बाहर सक्सेसफुल है, भीतर उतना ही फेल्यूर है। इसलिए इस एलाइट क्लास में बहुत से लोग सक्सेसफुल होने के बावजूद भी आत्मघात करते हैं, और इनकी आत्महत्या जीवन के उद्देश्य के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। क्योंकि इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी व्यक्ति जब आत्मघात करता है, फ्रस्ट्रेट रहता है, तो फिर जीवन में करना क्या है, क्या उद्देश्य हो सकता है जीवन का। फिर ये जो एलाइट क्लास है, ये ज़्यादा बाहर के जगत में है, वेस्टर्न वर्ल्ड में है, यूरोप, अमेरिका। अब इसका अनुपात, इसका परसेंटेज भारत में भी बढ़ चुका है। चौथा एक ऐसा तबका है जो भीतर के जगत को महत्व दे चुका है, भीतर के जगत के ऊपर काम करता है, अध्यात्म की बात करता है, सोल की बात करता है, आत्मा की बात करता है, शांति की बात करता है। लेकिन बाहर के जगत में दरिद्र है, कुछ उपलब्धि नहीं, कुछ भी सक्सेस नहीं, कुछ प्रतिष्ठा नहीं, सुविधाएं नहीं है जीवन में। शरीर के ऊपर दमन करता है, मन के ऊपर दमन करता है। लेकिन ये दो खुद को भी धोखा देता है, बाहर के जगत को भी धोखा देता है। कहता है मैं भीतर शांत हूँ,
शांति की दुहाई देता है, शांति का ज्ञान देता है जगत को, लेकिन भीतर भयानक अशांत है, भीतर बहुत आक्रोश है, भीतर बहुत दमन है, क्योंकि इसने शरीर और मन के ऊपर हिंसा की है। मन के जितने भी इच्छाएं हैं, उसके डिज़ायर्स है, उसका दमन किया है। शरीर की जितने भी ज़रूरतें हैं, सुख सुविधाएं हैं, उनसे भी वंचित है। इसलिए शरीर का दमन और मन का दमन, इच्छाओं का दमन, इसके भीतर एक भयानक प्रदूषण पैदा किया है। एक माने में देखें तो बाहर के जगत का जो सक्सेसफुल व्यक्ति है, जिसे हम एलाइट क्लास करते हैं, वो एक तरह से इस व्यक्ति से ज़्यादा ईमानदार है, क्योंकि जो भी है वो फैक्चुअल है। ये चौथे वर्ग का व्यक्ति खुद से भी बेईमान है और बाहर के जगत से भी ईमानदारी से नहीं रहता। तो फिर जीवन, ये प्रश्न उठता है, फिर जीवन में, जीवन का उद्देश्य क्या है, किस तरह जीवन जीना चाहिए? क्योंकि सक्सेसफुल भी परेशान है, फेल्योर भी परेशान है, बीच वाला भी परेशान है, ऊपर वाला भी परेशान है, नीचे वाला भी परेशान है। फिर जीवन का मार्ग क्या है, किस तरह जीवन जिया जाए जहाँ कि जीवन में कुछ समाधान हो? गीता इस जीवन के मुख्य अंश से डील करती है। जो भी ये 4 जो कैटेगरीज है, ये एक इनकंसिस्टेंसी है जीवन की, एक कॉन्ट्राडिक्शन है, एक विरोधाभास है। हमारा जितना भी जीवन में जो दुख है, संताप है, ये सब इन कॉन्ट्राडिक्शंस के वजह से है। तो गीता जीवन को कैसे हार्मोनाइज किया जाए उसकी बात करती है, क्योंकि अब विज्ञान भी मान चुका है कि व्यक्ति के 2 जगत है, एक बाहर का जगत, एक भीतर का जगत। तो गीता का विज्ञान इन 2 जगत को हार्मोनाइज करता है। तो गीता जिस विज्ञान की बात करता है, वो जीवन को ऑर्गेनाइज करने की बात करता है, इन 2 जगत को हार्मोनाइज करके ऑर्गेनाइज करने की बात बताता है। इसलिए गीता एक जीवन शास्त्र है। इट इज़ ए साइंस अबाउट हाउ टू ऑर्गेनाइज द लाइफ। अब इसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, गीता उसके आयाम बताती है, फिर उसके साधन बताती है। इसकी चर्चा हम जारी रखेंगे अगले पड़ाव में। संसार से समाधि की मन की प्रयोगशाला में आज इतना ही। नमस्कार।